तो सर हमारा आज का ऑब्जेक्टिव हमें जो है बेटा ट्रॉपिकल पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज के परस्पेक्टिव से करने हैं, दो चैप्टर्स के कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड बेड डेट्स। सर हम कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़े थे, आए पहला वाला देखते हैं। कहता है पेड्रो स्पेंट 8400 बाइंग अ न्यू व्हीकल। ठीक है, और इनवॉइस बताती है 8000 की व्हीकल है, 50 की नंबर प्लेट्स हैं और इंश्योरेंस है 360 की। हाउ मच वॉज द कैपिटल एक्सपेंडिचर? अब मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो बेटा, कि वो कॉस्ट जो जब भी मैं नया नॉन करंट एसेट खरीदूंगा तो नए नॉन करंट एसेट खरीदने की जो कॉस्ट है वो हमेशा मेरी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी। और वो सारी चीजें, वो सारी कॉस्ट जो एसोसिएटेड होंगी इन ब्रिंगिंग द एसेट इन यूजेबल कंडीशन, जिसके बगैर मैं एसेट यूज नहीं कर सकता, वो सारी भी कैपिटलाइज होंगी। सर जो व्हीकल इटसेल्फ है वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बेटा, जाहिर सी बात है। सर नंबर प्लेट के बगैर आप गाड़ी रोड पे चला ही नहीं सकते, तो ये भी नेसेसरी कॉस्ट है। जब तक नंबर प्लेट नहीं लगेगी गाड़ी यूजेबल कंडीशन में नहीं आएगी। अच्छा सर अगला, सर अगला है इंश्योरेंस फॉर 24 मंथ्स बेटा। सर ये इंश्योरेंस मैं लूं या ना लूं मेरी मर्जी है, इससे गाड़ी के यूज करने पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो ये होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मुझसे पूछ रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्या होगा, तो बेटा 8000 और 50, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सर तो 8050 इज ए विच इज माई आंसर। क्या ये क्लियर है सबको? जल्दी से बताएं हाँ दोस्त। जो बच्चे ये बोल रहे हैं अरसलान, जो तुम बोल रहे हो नंबर प्लेट ना हो फिर भी कार यूजेबल होती है, नहीं बेटा, रोड पे नहीं चल सकते। टैक्स वो आ जाएगा बेटा। अब मैं आपको, आप पाकिस्तान की बात करें जहाँ रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते तो कोई पकड़ेगा नहीं आपको। बाहर क्या होता है बेटा, जब तक आपकी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई होगी आप अगर गाड़ी यूज करोगे फाइन आना शुरू हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ आते हैं ना, तो पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से मत सोचो सर। नंबर प्लेट का ताल्लुक रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल से। जब तक आप व्हीकल रजिस्टर नहीं करोगे, नई नंबर प्लेट की बात हो रही है यहाँ पे, जब तक आप पुरानी नंबर प्लेट के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचो ना। यहाँ पे हमने नई व्हीकल खरीदी है तो नंबर प्लेट भी नहीं होगी। नंबर मतलब यानी गाड़ी का नंबर आना। जब तक गाड़ी रजिस्टर नहीं होगी नंबर प्लेट नहीं आएगी, तो रजिस्टर ही नहीं होगी तो रोड पे कैसे चलाओगे भाई? ये तो पाकिस्तान में भी अज्यूम्ड है। क्लियर है अरसलान? चले आगे हैं। उसके बाद कहता है सैमुअल बाइज अ न्यू कंप्यूटर एंड पेज द फॉलोइंग अमाउंट, हाउ मच इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर? अगेन सर वही आ गई बात, सर कंप्यूटर सिस्टम इटसेल्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सर इन कार्ट्रिज, सर इन कार्ट्रिज का कंप्यूटर से कोई ताल्लुक नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सर। सर 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सर, कोई ताल्लुक नहीं है इसका। सर डिलीवरी कॉस्ट, सर वो कंप्यूटर जो आपको डिलीवर करेगा जब तक डिलीवर नहीं करेगा तब तक मैं यूज नहीं कर सकता, मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो सर 8000 मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर और 70, 8070 इज माय आंसर। जो बच्चे बोल रहे हैं सर इंक कार्ट्रिज क्यों नहीं होगा, बेटा ये प्रिंटर में यूज होता है इंक कार्ट्रिज। आप इंक कार्ट्रिज लो या ना लो, वो प्रिंटर से ताल्लुक रखता है। यहां मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूं बेटा, यानी मॉनिटर सीपीयू ये सब की बात चल रही है। और सर मेंटेनेंस तो है ही डे टू डे एक्सपेंडिचर बेटा। आगे हैं। उसके बाद क्या कहता है सर, द परचेज ऑफ अ मोटर व्हीकल फॉर बिजनेस यूज हैज बीन ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहता है भाई हमने मोटर व्हीकल अपने जाती इस्तेमाल के लिए ली थी, उस जाती इस्तेमाल के एसेट को हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया है। मैंने आपको पढ़ाया था बेटा पहली क्लास में, ओ लेवल्स की पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था दो तरह के एसेट्स होते हैं। दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक नॉन करंट एक करंट। वो एसेट जो मैं अपने यूज के लिए ले रहा हूं वो हमेशा नॉन करंट एसेट होगा, और वो नॉन करंट एसेट होगा तो वो एसओएफपी में रिकॉर्ड हो जाएगा। आपने इसको क्या रिकॉर्ड कर लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपसे कहता है व्हाट विच आइटम इन एसओएफपी वाज अंडरस्टेटेड। सर दो इम्पैक्ट होते हैं ना, या तो इनकम स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट आएगा या एसओएफपी पे। सर आपने अगर कैपिटल को रेवेन्यू बना दिया है तो वो आपसे पूछ रहा है एसओएफपी में क्या अंडरस्टेट होगा। सर मुझे एसओएफपी में नॉन करंट एसेट में लिखना था मोटर व्हीकल, लेकिन अगर मैंने उसको एक्सपेंस बना दिया होगा तो मैंने एसओएफपी में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया होगा, तो मेरे नॉन करंट एसेट्स जो है वो अंडरस्टेट हो जाएंगे। अब मैं अगर ऑप्शन देखूं ना तो मुझे नॉन करंट एसेट कहीं पे दिखता ही नहीं है। सर तो आंसर क्या होगा, कोई बताएगा मुझे हाँ दोस्त? सर एग्जामिनर इतना चालाक, एग्जामिनर ने नॉन करंट एसेट का ऑप्शन ही नहीं दिया। भाई ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि नॉन करंट एसेट एसओएफपी में जाता है। सर ये जो अरसलान तुम करंट एसेट लिख रहे हो, नहीं सर, ना करंट एसेट है, ना नॉन करंट लायबिलिटी है, ना करंट लायबिलिटी है। सर कैपिटल इज द आंसर।
अब आप लोग सोच रहे होंगे सर कैपिटल कैसे है। सर मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाई थी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट के अंदर दो चीजें हैं, नॉन करंट एसेट भी है और करंट एसेट भी है। अगर मेरा नॉन करंट एसेट अंडर स्टेट हो जाता है तो अकाउंटिंग इक्वेशन को मैच करने के लिए मेरा कैपिटल भी तो अंडर स्टेट होगा बेटा। अगर एसेट कम से रिकॉर्ड हुआ होगा तो कैपिटल भी अंडर स्टेट होगा। क्या ये क्लियर है? हाँ दोस्त जल्दी से बता। एग्जामिनर को अगर सिंपल करना होता ना वो नॉन करंट एसेट ऑप्शन में देता, लेकिन उसको आपकी जिंदगी मुश्किल बनानी है, इसलिए उसने नॉन करंट एसेट। पहला आंसर तो हमेशा नॉन करंट एसेट ही होगा। लेकिन अगर नॉन करंट एसेट नहीं है सर, तो एसेट के कम होने से लायबिलिटी तो कुछ है ही नहीं बेटा, तो मैच कैसे होगी अकाउंटिंग इक्वेशन जब कैपिटल भी कम हो जाएगा। क्योंकि सर नॉन करंट एसेट जो यूज के लिए खरीदा है वो करंट एसेट नहीं है, वो नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, वो करंट लायबिलिटी नहीं है, तो बचता कैपिटल है। आप एग्जाम में इस तरह के थ्योरी वाले एमसीक्यूज में क्या करोगे, हमेशा पहले गलत वाला आंसर काट दोगे, जो बचेगा वो आंसर होगा। सर क्या ये क्लियर है? हमें जल्दी बताएं। हाँ तो सर थ्योरी वाले एमसीक्यूज में मैं क्या करूंगा बेटा, मैंने आपको अभी तो समझाया अरसलान, मैंने डे बुक्स में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाया था। आपने डे बुक्स नहीं पढ़ा मेरे से? वहां पे मैंने पेपर 2 में डब्बे वाले सवाल करवाए थे। एक तो हमें याद भी नहीं रहता सर कुछ, मैं याद दिखाता हूँ आपको, हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता सर। मैंने आपको डे बुक्स में वो डब्बे वाले सवाल करवाए थे। आए जरा, आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को याद है। याद ही तो नहीं है हमें, यही तो मसला है हमारा। ये देखें, मैंने बहुत सारे डब्बे वाले सवाल करवाए थे आपको एंड में पास पेपर्स के। आए दिखा देता हूँ, जहां पे वो इम्पैक्ट ऑन कैपिटल निकलवाता था बेटा। ये देखें, इस तरह मैंने आपको कितने डब्बे वाले सवाल करवाए, और उसमें आप कैपिटल का अफेक्ट निकालते थे। आप उसमें कैपिटल का अफेक्ट निकालते थे थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन। याद आया? हाँ भाई, बाकी क्लास पूरी क्लास आपको याद आया? इस तरह के कितने डब्बे वाले सवाल करवाए थे जहां पे वो इम्पैक्ट ऑन कैपिटल निकलवाता था। आपको बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन से इम्पैक्ट ऑन कैपिटल निकलेगा। ये आ गया एक और, अफेक्ट ऑन कैपिटल बताओ, अकाउंटिंग इक्वेशन से सॉल्व करते थे। सर तो इस तरह मैंने आपको बहुत सारे अफेक्ट ऑन कैपिटल के सवाल करवाए थे। आगे यहाँ क्या कहता है, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर आ जाए अब, बेटा देखो, हमेशा याद रखना कि थ्योरी वालों में आपको हमेशा पहले गलत वाला हटाना है। पढ़ के आप अगर गलत वाला हटा दोगे ना तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा सर, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर इट इज फॉर एन आइटम विच विल लास्ट मोर देन ए। सर बात तो ठीक कर रहा है, लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है बेटा, यानी वन आंसर हो सकता है। सेकंड पे है, इट इज रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट। नहीं सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम एसओएफपी में रिकॉर्ड करते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट में तो नहीं आएगा, ये गलत है बेटा। तीसरे पे हैं, इट इज रिकॉर्डेड इन एसओएफपी। सर बिल्कुल सही कहा, यानी आंसर 1 और 3 हो सकता है। 1 एंड 3 का मतलब बी इज माई आंसर। क्या ये क्लियर है सर? जल्दी बताएं। सर उसके बाद अगला वाला क्या कहता है, विच इज एन आइटम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा आइटम है? सर एनुअल रीडेकोरेशन। मैंने आपको री का वर्ड बताया था, री के वर्ड का मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी ये नहीं हो सकता बेटा। सर बिल्डिंग इंश्योरेंस, सर ये भी नहीं हो सकता। इंश्योरेंस इज अ डे टू डे कॉस्ट, हर साल मैं इंश्योरेंस लेता हूं बेटा। डी पे आओ, रिपेयर्स टू मशीनरी। मैंने आपको बताया था एग्जामिनर अगर नॉर्मल जनरल रिपेयर लाइफ और वैल्यू नहीं बढ़ती, अगर वो लाइफ और वैल्यू बढ़वानी होगी उसको, वो बताएगा कि मशीनरी का हमने जो है वो स्पेयर पार्ट चेंज किया है, गाड़ी का हमने इंजन चेंज किया है। अगर नॉर्मल जनरल रिपेयर्स लिखा हुआ है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल नहीं होगा। सर तीसरा, लीगल फीस ऑन परचेज ऑफ फैक्ट्री। मैं जब नई फैक्ट्री खरीदता हूं बेटा, उस पे जो मैं लीगल फीस पे करता हूं अपने नाम पे करवाने के लिए उस फैक्ट्री को, वो होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब तक मेरे नाम पे फैक्ट्री नहीं होगी मैं जो है वो फैक्ट्री को ऑपरेट नहीं कर सकता, तो लीगल फीस विल बी माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैं आगे आ जाऊं, उसके बाद क्या कहता है, बोलते हैं द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड व्हेन अ न्यू व्हीकल वाज परचेज, न्यू मशीन वाज परचेज। आ जाए सर, कॉस्ट ऑफ मशीन, सर हमें पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सर चार्ज फॉर डिलीवरिंग द मशीन, सर कैरेज इनवर्ड्स है, ये मैंने आपको बताया था बेटा। और कैरेज इनवर्ड्स नई मशीन का हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि जब तक मशीन आएगी नहीं आप यूज नहीं कर सकते। सर इंश्योरेंस ऑफ मशीन, सर अगेन ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इंश्योरेंस कभी भी कैपिटल नहीं हो सकता।
सर उसके बाद सर वेजेस ऑफ एम्प्लॉय इंस्टॉलिंग द मशीन, सर इंस्टॉलेशन चार्ज, जब तक इंस्टॉलेशन पे नहीं करूंगा मेरी मशीन स्टार्ट नहीं होगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी पढ़ाते हुए, मैं अगर एक स्प्लिट एसी खरीद के लाता हूं, जब तक उस स्प्लिट एसी को दीवार में इंस्टॉल नहीं करवाऊंगा वो एसी ऑन नहीं होगा, तो इट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर तो तीन वैल्यूज है मेरी कैपिटल एक्सपेंडिचर की, सर 32,000 प्लस 1,800 प्लस 1,300। जरा ऐड करके बताओगे बेटा कितनी अमाउंट आती है? हाँ दोस्त, कितनी अमाउंट आती है सर जरा बता दें। 32,000 प्लस 1,800 प्लस 1,300, सर 35,100 आती है। सर सी इज माई आंसर। क्या ये क्लियर है बेटा? चले आगे हैं। उसके बाद बोलता है व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ ट्रीटिंग एन आइटम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बेटा ये बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी है, हाँ, बच्चे को मैंने आपको लिखवाया भी है। सर देखें, सिंपल सा रूल याद रखें बेटा, अगर मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू बना दिया तो क्या होगा, सुनना। सर कैपिटल है एसओएफपी नॉन करंट एसेट, और रेवेन्यू है इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस। सर अगर आपने कैपिटल को रेवेन्यू बना दिया इसका मतलब आपने नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो आपका नॉन करंट एसेट कम हो जाएगा। और सर अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया यानी आपने अपने एक्सपेंस को बढ़ा दिया, सर नॉन करंट एसेट कम हो गया, एक्सपेंस बढ़ गया। सर अगर एक्सपेंस बढ़ जाएगा प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्या ये क्लियर की बात है बेटा, जो सुनने की बात है? एग्जामिनर बड़ा चालाक है, इस तरह के सवालों में एग्जामिनर क्या करता है बेटा, सुनना। वो बोल रहे हैं व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ ट्रीटिंग। एग्जामिनर जब भी इस तरह के एमसीक्यूज पूछेगा, चाहे वो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का चैप्टर हो, चाहे वो सस्पेंस अकाउंट जो हम आगे पढ़ेंगे उसका चैप्टर हो, हमेशा दो अप्रोचेस से एग्जामिनर सवाल पूछता है। पहली अप्रोच तो ये कि अगर गलती की है तो उस गलती से क्या होगा, तो गलती से ये हुआ है सर। कभी कभार एग्जामिनर बोलता है गलती ठीक करने के बाद क्या इंपैक्ट आएगा वो बताओ। तो अगर उसने ये पूछ लिया हाउ विल व्हेन दिस एरर इज एडजस्टेड हाउ विल इट इम्पैक्ट, अगर उसने ये कह दिया कि एरर ठीक होने के बाद क्या होगा, तो फिर अगर आप इसके हिसाब से आंसर दोगे तो ये गलत हो जाएगा बेटा। क्योंकि अभी वो बोल रहा है कैपिटल को रेवेन्यू बनाने से क्या हुआ, ठीक करने के बाद क्या होगा, अगर वो पूछेगा तो इसका ये वाला आंसर नहीं होगा। क्या ये क्लियर है हमें? हाँ दोस्त जल्दी बता हमें। हमें अंग्रेजी बड़ी तमीज से पढ़नी है कि वो ये पूछ रहा है कि गलती करने से क्या हुआ है ये बताना है, या गलती ठीक करने के बाद क्या हुआ है ये बताना है, तो खास ख्याल रखिएगा। अब सर एक दफा आपने एग्जाम में ये टाइमलाइन बना ली ना, फिर ये ऑप्शन में कोई मसला ही नहीं होगा आपको। आए पढ़ते हैं। पहला वाला कहता है कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट इज ओवरस्टेटेड। नहीं सर हमारा नॉन करंट एसेट कम होगा, बढ़ नहीं सकता, यानी वन तो आंसर है ही नहीं। दूसरे पे आओ, कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट इज अंडरस्टेटेड। हाँ सर ये हो सकता है हमारा आंसर। उसके बाद डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर इज ओवरस्टेटेड एंड डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर इज अंडरस्टेटेड। सर हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, यानी अंडरस्टेटेड वाला आंसर नहीं हो सकता, ओवरस्टेटेड वाला आंसर होगा। इसका मतलब 2 और 3 सही है, 2 और 3 के हिसाब से सी इज माई करेक्ट आंसर। क्या? तो सर हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि थ्योरी वाले सवालों में हम अगर तो सर हमने क्या सीखा इससे? सर हमने ये सीखा इससे कि जब भी थ्योरी वाले सवाल आएंगे हम ऑप्शंस पढ़ के पहले गलत वाले ऑप्शंस अगर हटा देंगे तो हमें सही वाला आंसर पता चल जाएगा। ईशा आप ये कह रही है कि डेप्रिसिएशन वाला समझ नहीं आया। डेप्रिसिएशन मैंने आपको पढ़ाया था इज एन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस ओवरस्टेट का मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है का मतलब बिल्कुल सही कह रहा है ये। क्या ये क्लियर है सर? यार वैसे आप लोग की बात तो ठीक है, अरसलान बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर देखें, यहाँ एक्सपेंस की बात हो रही है, यानी ये जो आइटम है ये आइटम लेट सपोज मोटर व्हीकल हो सकता है। अगर मैंने मोटर व्हीकल को कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाने की जगह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया है तो एक्सपेंस तो बढ़ रहा है बेटा, लेकिन वो मुझसे एक्सपेंस के बारे में नहीं पूछ रहा, वो मुझसे डेप्रिसिएशन के बारे में पूछ रहा है। तो अगर मैंने नॉन करंट एसेट ही रिकॉर्ड नहीं किया होगा तो मैंने उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा। वेरी गुड पॉइंट।
हाईलाइटेड। अगर मैं नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड नहीं कर रहा तो मैं उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाऊंगा, तो मेरा डेप्रिसिएशन ओवरस्टेट नहीं होगा, अंडरस्टेट होगा। मैं एक्सपेंस के परस्पेक्टिव से सोच रहा था बेटा, लेकिन आंसर इज 2 एंड 4। 2 एंड 4 के हिसाब से आंसर होगा बेटा डी। क्या ये क्लियर है सबको? हाँ दोस्त, क्या ये क्लियर है? चलें आगे हैं। उसके बाद कहता है अ ट्रेडर हैज परचेज न्यू बिजनेस प्रेमिसेस, व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? सर कॉस्ट ऑफ हीटिंग एंड लाइटनिंग न्यू बिजनेस प्रेमिसेस। सर हीटिंग एंड लाइटनिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, बताया था। कॉस्ट ऑफ परचेजिंग न्यू प्रेमिसेस, सर ये तो कॉस्ट है इटसेल्फ प्रेमिसेस की, ये होगी बेटा। लीगल कॉस्ट, बिल्कुल सर, लीगल कॉस्ट भी आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी सर। सर ऑफिस फर्नीचर परचेज फॉर यूज इन द न्यू प्रेमिसेस, सर ऑफिस फर्नीचर यूज, जो आप ऑफिस फर्नीचर यूज कर रहे हो बेटा, वो भी जो है नॉन करंट एसेट इटसेल्फ है बेटा। फर्नीचर खरीदना है नॉन करंट एसेट। तो तीन आंसर हैं बेटा इसमें, 2, 3 एंड 4, यानी सी इज द आंसर। उसके बाद है what which item should be treated as capital expenditure? सर डेप्रिसिएशन, सर नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंस है, रेवेन्यू है। सर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग, रेवेन्यू है। परचेज ऑफ न्यू कंप्यूटर फॉर रीसेल, यूज के लिए नहीं लिया, रीसेल के लिए लिया है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो बचा बेटा बी। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड ऑफिस एक्सटेंशन, मैंने आपको बेटा जब कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का चैप्टर पढ़ाया था, फ्रैंकफुट से प्रैक्टिस करवाई थी आपको इस चैप्टर की, बताया था अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो मेरा एरिया बढ़ जाएगा, मेरी लाइफ और वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या सर आखिरी सवाल कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आ जाए। कहता है हामिद परचेज अ मोटर व्हीकल फ्रॉम एन ओवरसीज मैन्युफैक्चरर, विच एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू मोटर व्हीकल इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? सर आप चेक कर लें, सर पेट्रोल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, सर इंश्योरेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, सर रिप्लेसमेंट टायर्स और डिलीवरी चार्ज बच गया। हाँ भाई, सर अगर ओवरसीज मैन्युफैक्चरर है, सर डिलीवरी चार्ज जब तक डिलीवरी नहीं करेगा आपके पास व्हीकल आएगा ही नहीं, तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा बेटा? डिलीवरी चार्ज। क्या ये क्लियर है? अगले चैप्टर में बेटा इररिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आ जाए। कहता है एल्बर्ट मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑन द अकाउंट इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? हाँ भाई, सर मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था प्रोविजन का जो हम टी अकाउंट बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मिस्टर अरसलान, यही मैं आपको कह रहा हूँ कि यूजेबल टायर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक गाड़ी की डिलीवरी नहीं आएगी ना तू टायर लगा सकता है, ना तू गाड़ी चला सकता है बेटा। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉस्ट कौन सी है? डिलीवरी की। क्लियर है अरसलान? जब तक गाड़ी ही नहीं आएगी तब तक तू टायर भी तो नहीं बदलवा सकता ना भाई। क्लियर है? अच्छा, अब आपसे ये कहता है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का अकाउंट बनाने, उसका सीडी किधर जाता है बेटा? हाँ भाई, सर पहली बात तो, सर मैंने आपको जो है वो क्लब अकाउंट्स, सोल ट्रेडर, इन सब का जब चैप्टर पढ़ाया था अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स, तो मैंने आपको बताया था कि जो राइट साइड वाला सीडी होता है, सीडी या तो राइट साइड पे आएगा या लेफ्ट साइड पे आएगा, और सीडी जाता है एसओएफपी में, या तो करंट एसेट में जाएगा या करंट लायबिलिटी में। ये बात हमारी हुई थी बेटा। कभी भी इनकम स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो अकाउंट है वो टी अकाउंट, मैंने आपको बताया था, होता कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। मैंने पहली क्लास में आपको प्रोविजन का मतलब बताया था, होता कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, लेकिन इस पे जो ट्रीटमेंट होता है वो लायबिलिटी वाला होता है। लायबिलिटी के रूल्स लगते हैं बेटा। तो मैं जो प्रोविजन का टी अकाउंट बनाता हूं बेटा, चाहे वो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स हो, चाहे वो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हो, तो सर जो सीडी होता है ना, सीडी ये लेफ्ट वाला हमेशा जाता है एसओएफपी करंट लायबिलिटी में। अब सर आप तो सोच रहे हैं, सर आप तो हमेशा जब भी आप एसओएफपी बनाते हैं तो आप तो करंट एसेट में डेटर से माइनस करते हैं। बेटा करंट एसेट में डेटर से माइनस करूं या मैं इसको करंट लायबिलिटी में रिकॉर्ड करूं, दोनों का एक ही मतलब होता है। ये तो फॉर्मेट ऐसा है कि हम डेटर्स में से माइनस करके एग्जामिनर को दिखाते हैं नेट रिसीवेबल्स। ओरिजिनली ये है लायबिलिटी का ट्रीटमेंट, ओरिजिनली ये जाता लायबिलिटी के सेक्शन में एसओएफपी में। हम क्योंकि फॉर्मेट है बेटा कि या तो डेटर से, आपकी एसओएफपी की बैलेंसिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी एसओएफपी मैच होगी चाहे आप
लेकिन दोनों में से कोई एक करना है, या आप करंट एसेट में डेटर से माइनस कर दो, या आप करंट लायबिलिटी में उसको रिकॉर्ड कर दो और डेटर से माइनस ना करो, आपकी एसओएफपी मैच होगी बेटा। तो ये दो दो अलग अलग प्रेजेंटेशन के मॉडल्स हैं बेटा। अब आप ये सोच रहे हो कि सर आपने यहाँ एसेट करंट लायबिलिटी लिखा, आप तो करंट एसेट से माइनस करते थे, तो बेटा करंट एसेट में ऐड थोड़ी करता था, माइनस करता था। तो या तो करंट एसेट से माइनस करूं या करंट लायबिलिटी में रिकॉर्ड करूं, दोनों का एक ही मतलब है। तो मेरा आंसर डी होगा। क्या ये क्लियर है? उसके बाद बेटा कहता है, उसके बाद बेटा कहता है, ये आया जरा। उसके बाद ये कहता है, अ कंपनी डिसाइड्स टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हाउ डज दिस अफेक्ट इट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब बेटा देखो, कंपनी के परस्पेक्टिव से पूछा है, ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग्स हमने कंपनी में पढ़ा है। सर एक तो पहली बात, सर प्रोविजन का ताल्लुक शेयर कैपिटल से तो है ही नहीं। क्यों सर? प्रोविजन का ताल्लुक दो चीजों से है बेटा, सुनना जरा। एक तो प्रोविजन का इंक्रीज डिक्रीज इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में जाता है, दूसरा वो जाता है एसओएफपी में करंट एसेट से, या तो डेटर से माइनस कर दोगे या करंट लायबिलिटी में लिख दोगे, हमने ये पढ़ लिया। तो या तो वो करंट एसेट में डेटर से माइनस होगा या वो करंट लायबिलिटी में जाएगा, वो कैपिटल कभी भी नहीं होगा। तो कैपिटल तो हो ही नहीं सकता बेटा। अच्छा सर, तो बचा क्या? बेटा देखो, बच गया रिटेन अर्निंग्स। अब आप सोच रहे होंगे सर रिटेन अर्निंग्स कैसे? सर मैंने आपको कंपनी में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, हमें तो कुछ याद रहता नहीं है सर। मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ाया था सर, और मैंने आपको उसमें बताया था कि जो रिटेन अर्निंग्स होता है उसमें आपका प्रॉफिट जाता है बेटा, जो इनकम स्टेटमेंट से आप प्रॉफिट निकालते हो वो जाता है। अगर मैं प्रोविजन रिकॉर्ड कर रहा हूं बेटा, तो प्रोविजन मेरा एक्सपेंस हुआ होगा। जब मैंने प्रोविजन रिकॉर्ड किया होगा और एक्सपेंस को बढ़ाया होगा, तो मेरा प्रॉफिट हो गया होगा कम। अगर मेरा प्रॉफिट कम होगा, यही प्रॉफिट तो यहाँ रिटेन अर्निंग्स में जाएगा। तो अगर प्रॉफिट कम होगा तो रिटेन अर्निंग्स भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या ये क्लियर होता है? सर प्रोविजन हमारा एक्सपेंस है। सुन लो ईशा, बता रहा हूं, प्रोविजन हमारा एक्सपेंस है, इंक्रीज इन प्रोविजन। देखो हम पहली दफा क्रिएट कर रहे हैं ईशा, प्रोविजन कहता है अ कंपनी डिसाइड्स टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो मैं जब प्रोविजन एडजस्टमेंट कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास करंट एस्टिमेट तो होगा लेकिन प्रीवियस एस्टिमेट नहीं होगा, क्योंकि पहला साल है प्रोविजन क्रिएट करने का। तो मेरा प्रोविजन हमेशा इंक्रीज ही होगा बेटा, और इंक्रीज इन प्रोविजन एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो रिटेन अर्निंग्स भी कम हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? हाँ भाई। आंसर क्या होगा? सर डिक्रीज करेगा मेरी रिटेन अर्निंग्स को, आंसर इज सी। चलें आगे हैं। उसके बाद बेटा कहता है, अ ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको दोनों सालों के डेटर्स भी बता दिए हैं बेटा, आपको प्रोविजन का रेट भी बता दिया है। बोलता है विच एंट्री फॉर प्रोविजन अपीयर्स इन इनकम स्टेटमेंट। सर आ जाए निकाल लेते हैं। सर मेरा जो डेटर्स है, मेरा ग्रॉस रिसीवेबल्स है 46,000 का 4%। जरा प्रोविजन निकालोगे, करंट एस्टिमेट कितना आता है? हाँ भाई, जरा बताएंगे 46,000 का 4%, करंट एस्टिमेट कितना आएगा बेटा? मुझे 2016 का इम्पैक्ट बताना है बेटा। जरा बताएंगे कितना आता है करंट एस्टिमेट? 46,000 का 4%। बेड डेट्स तो है नहीं बेटा, तो डायरेक्ट प्रोविजन का रेट लगा दूंगा 1840। सर प्रीवियस एस्टिमेट कैसे पता चलेगा? सर प्रीवियस एस्टिमेट ऐसे पता चलेगा, पिछले साल का डेटर्स भी दिया हुआ है, पिछले साल का प्रोविजन भी दिया हुआ है। तो 2015 का जो करंट एस्टिमेट होगा 184 है, ओके। 2015 का जो करंट एस्टिमेट होगा वो 2016 का क्या हो जाएगा बेटा? प्रीवियस एस्टिमेट। तो 40,000 का 5% निकालने बेटा। पिछले साल कितना प्रोविजन था, जरा बता दोगे? हाँ भाई 200 था। तो प्रोविजन हो रहा है डिक्रीज, कितने से डिक्रीज हो रहा है सर? बताओ बेटा। बेटा वैसे ये 1840 और 2000 होगा। पता नहीं क्या क्या करते हो, एक सिंपल कैलकुलेशन नहीं होती हमसे। सर कितने से डिक्रीज आ गया? सर 160 से डिक्रीज आ गया, डिक्रीज यानी इनकम। आंसर हो जाएगा बी। क्या ये clear? उसके बाद अगले वाले पे है बेटा, बोलता है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। अब मैंने आपको बताया थ्योरी वाले में मैं क्या करता हूँ बेटा, हमेशा मैं गलत वाला ठीक करूँ, गलत वाला पहले हटाऊंगा। आए बोलता क्या है, बेड डेट्स आर डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स आफ्टर प्रोविजन इज कैलकुलेटेड। सर हमने फॉर्मेट पढ़ा था, पहले ग्रॉस रिसीवेबल आता है, पहले बेड डेट लेस होगा, तो जो नेट रिसीवेबल आएगा उस पे प्रोविजन लगेगा। ये क्या कह रहा है?
बेड डेट्स आर डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स आफ्टर प्रोविजन। सर मैं हमेशा पहले बेड डेट लेस करता हूं, जो आंसर आता है उस पे रेट लगा के प्रोविजन निकालता हूं। तो बेड डेट्स कभी भी बाद में माइनस नहीं होता, पहले माइनस होता है, यानी ए तो आंसर हो ही नहीं सकता। अच्छा, सी पे आओ बेटा, मैं पहले गलत आंसर हटा रहा हूं। बेड डेट्स आर ओनली रिटन ऑफ इफ देयर इज नो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर इंतहा का झूठ बोल रहा है ये। सर प्रोविजन हो या ना हो, बेड डेट्स हमेशा राइट ऑफ होता है। और हर कंपनी प्रोविजन जो है वो हर कंपनी प्रोविजन एस्टिमेट करती करती है एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, मैंने आपको पढ़ाया था। ऑल फ्यूचर लॉसेस आर टू बी रिकॉर्डेड एज सून एज दे आर एक्सपेक्टेड। तो प्रोविजन हो या ना हो, उससे बेड डेट्स की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सेम, प्रोविजन इज ओनली मेड फॉर डाउटफुल डेट्स इफ नो बेड डेट्स हैव बीन रिटन ऑफ। सर दोनों साइमल्टेनियसली आ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि बेड डेट्स नहीं आ रहा हो तो प्रोविजन भी रिकॉर्ड नहीं होगा, या अगर प्रोविजन आ रहा है तो बेड डेट्स रिकॉर्ड नहीं होगा। नहीं सर, प्रोविजन हमेशा रिकॉर्ड होता है, और बेड डेट जब एक्चुअल में कस्टमर पैसे लेकर भागा है तो ही रिकॉर्ड होगा। सर तो आंसर बचा क्या? सर आंसर बी बचा, जो कि बेड कह रहा है बेड डेट्स आर डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल बिफोर प्रोविजन इज कैलकुलेटेड। बिल्कुल सही कह रहा है सर। हमारे फॉर्मेट के हिसाब से हम पहले ग्रॉस रिसीवेबल में से बेड डेट लेस करते हैं, हमारे पास नेट रिसीवेबल्स आते हैं, उस नेट रिसीवेबल्स पे हम लगाते हैं प्रोविजन का रेट। तो हम पहले बेड डेट माइनस करते हैं बिफोर, फिर प्रोविजन का रेट लगाते हैं क्या। चलें आगे। उसके बाद बोलता है ऑन 31 मार्च 2018 सासा हैड ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ 95,000, इररिकवरेबल डेट 750 का है, और प्रोविजन है 2%। व्हाट वाज द फिगर फॉर नेट रिसीवेबल्स इन एसओएफपी? बहुत ही आसान सर, इससे ज्यादा आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। सर फॉर्मेट बनाते हैं 95,000 माइनस बेड डेट, मेरे पास नेट रिसीवेबल्स आ जाएगा। जरा बताएंगे कितना आता है? हाँ दोस्त, जरा बताएंगे कितना आता है सर 95,000 माइनस 750? बोलो बेटा, कितना आता है सर 95,000 माइनस 750? 94,250 आता है बेटा। लगाओ जरा इस पे 2%, लेस करेंगे प्रोविजन की अमाउंट। जरा निकालो कितना आता है 2%। मेरी रिकवरेबल अमाउंट मेरी एसओएफपी में हमेशा जाती है। जरा बताओ 94,250 का 2% कितना है? 1,885 माइनस करो बेटा, कितना अमाउंट कस्टमर मुझे फाइनली देगा? हाँ भाई, इससे आसान तो कोई एमसीक्यू ही नहीं हो सकता सर। माइनस करें जरा 94,250। सर यह है 92,365। सर बी इज माई आंसर। क्या ये क्लियर है हमें? हाँ दोस्त, एमसीक्यू बेटा। सर कहता है जोसेफ सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट एंड मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ही वांट्स टू इंक्रीज हिज प्रोविजन बाय 250। बोल रहा है भाई मुझे प्रोविजन इंक्रीज करना है, मैं क्या करूं? सर विद जर्नल एंट्री रिकॉर्ड्स इंक्रीज इन प्रोविजन। सर सिंपल, आपको बहुत आसान है, ये तो बताया था आपको पढ़ाते हुए। सर इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट होता है। कस्टमर तो कभी आता ही नहीं है बेटा, कस्टमर तो बेड डेट की जो है वो एंट्री में आता है। इंक्रीज इन प्रोविजन की एंट्री बनेगी सी वाली, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट होता है। जो डी वाली एंट्री है वो डिक्रीज इन प्रोविजन की एंट्री है। क्या ये क्लियर है हमें? हाँ, चले आगे हैं। उसके बाद बेटा कहता है अ बुक कीपर मेड द फॉलोइंग लेजर एंट्री। बैंक को डेबिट कर रहा है और डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट कर रहा है। कहता है विच ट्रांजेक्शन हैज बीन रिकॉर्डेड। सर बैंक को डेबिट कर रहा है और डेट्स, सर कोई अंधा भी जो है ना वो पढ़ के बता सकते हैं डेट रिकवर्ड का मतलब बेड डेट रिकवर्ड की बात हो रही है बेटा। पैसा आ रहा है और डेट रिकवर्ड को क्रेडिट कर रहा है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आओ पहला क्या कहता है, अ क्रेडिट कस्टमर हैज पेड हिज अकाउंट बाय ड्यू डेट। नहीं सर, बेड डेट रिकवर्ड में तो ड्यू डेट तो छोड़ दो, ड्यू डेट के बाद भी पे नहीं करता और पैसे लेकर भाग जाता है। और कुछ सालों बाद जब उसकी नीयत ठीक हो जाती है, अल्लाह उसको हिदायत दे देता है, तब वो आता है और पैसे देता है। तो ड्यू डेट पे तो पैसे मिले ही नहीं, ड्यू डेट के बाद भी नहीं मिले। आप बेड डेट रिकवर्ड में क्या बताया था? वो कस्टमर जो बेड डेट रिकॉर्ड हो गया है, जिसके पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, अचानक से आया और पैसे दिए, तो ये ड्यू डेट वाली बात तो ठीक हो ही नहीं सकती। अच्छा, दूसरा, अ लेट पेमेंट हैज बीन रिसीव फॉर अ डेट नॉट येट रिटर्न ऑफ। सर बेड डेट रिकवर्ड तब, बेड डेट रिकवर का मतलब क्या बताया था? वेयर अ कस्टमर पेज द अमाउंट जिसको हम ऑलरेडी पहले बैड रिकॉर्ड कर चुके थे। सर तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं अमाउंट नॉट येट रिटन ऑफ। सर जब तक बेड डेट रिकॉर्ड नहीं करोगे बेड डेट रिकवर्ड कैसे होगा? अच्छा, सर चौथे वाले पे हैं, एन इररिकवरेबल डेट हैज बीन रिटन ऑफ। सर ये तो बेड डेट के रिकॉर्ड की बात कर रहा है, एंट्री बेड डेट की है ही नहीं, एंट्री है बेड डेट रिकवर्ड की। तो ये भी आंसर नहीं है। अ पेमेंट हैज बीन रिसीव फॉर अ डेट दैट हैड बीन रिटन ऑफ। सर ये वो पेमेंट है
जिसका आपने पहले बेड डेट रिकॉर्ड कर दिया था। आज अल्लाह ने उस कस्टमर को हिदायत दी है और वो कस्टमर आकर आपको पैसे पे कर रहा है, तो वो होगा बेड डेट रिकवर्ड। क्या ये क्लियर है? चलें आगे हैं। उसके बाद बेटा अगला एमसीक्यू। सर आपसे कहता है सर आपसे कहता है बीना मेंटेन द प्रोविजन ऑफ 3% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ऑन 1 सितंबर प्रोविजन 900 है। ऑन 31 अगस्त ट्रेड रिसीवेबल्स 42,800 है। सर 1 सितंबर का मतलब मैंने आपको बताया था, ओपनिंग प्रोविजन के दो काम होते हैं। याद है पेपर 2 में बताया था, एक प्रोविजन के टी अकाउंट का बीडी होता है और दूसरा प्रोविजन एडजस्टमेंट का प्रीवियस एस्टिमेट होता है। सर आपके पास इस दफा डेटर्स है 42,800। लगाओ जरा 3% और मुझे बता दो मेरा करंट एस्टिमेट कितना आता है। हाँ दोस्त, 42,800 का 3% लगाएं और मुझे बताएं मेरा करंट एस्टिमेट कितना आता है। हाँ भाई, बोलो बेटा कितना आ रहा है? 42,800 का 3%। सर 1284 आता है। सर लेस होता है प्रीवियस एस्टिमेट। प्रीवियस एस्टिमेट आपको ऑलरेडी बताया हुआ है 900। इंक्रीज इन प्रोविजन हुआ है 384 से। इसका मतलब सर ये जो 1284 वाले जो ऑप्शन है ना, वो तो कभी आंसर ही नहीं हो सकते। ना ये आंसर होगा, ना ये आंसर होगा। आंसर या तो ए या सी होगा। अभी हमने पढ़ा था इंक्रीज इन प्रोविजन होता है तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, यानी ए इज माय आंसर। मैं आपको आज ये सिखा रहा हूँ कि एमसीक्यू सॉल्व किस तरह करना है। चलें आगे हैं। उसके बाद सर कहता है व्हाई डज अ बिजनेस मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। बेटा सर पहला ही आंसर है टू अप्लाई द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत हम जो है बेटा प्रोविजन को रिकॉर्ड करते हैं। आगे हैं। उसके बाद on 1st April 2020, Ahmed had a provision for doubtful debts of 290. The following journal entry was made on 31st March। 25 की बेटा एंट्री बनाई और एंट्री देखकर लग रहा है इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो रहा है। तो सर एंट्री देखकर लग रहा है कि एंट्री है डिक्रीज इन प्रोविजन की। बेटा आपसे कहता है व्हाट वाज द प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स इन एसओएफपी। मैंने आपको बताया था बेटा पढ़ाते वक्त, जब मैं प्रोविजन एडजस्टमेंट करता हूं ना बेटा, मैं करंट एस्टिमेट में से प्रीवियस एस्टिमेट माइनस करता हूं, जो इंक्रीज डिक्रीज आता है वो इनकम स्टेटमेंट में जाता है, लेकिन एसओएफपी में करंट एस्टिमेट जाता है। आपको सवाल में उसने प्रीवियस एस्टिमेट बताया है 290। आपका प्रोविजन इस दफा डिक्रीज हुआ है बेटा। कितने से डिक्रीज हुआ है? 25 से। डिक्रीज को मैं नेगेटिव में लिख रहा हूं बेटा। तो मुझे जरा बता दोगे वर्क बैक करके मेरा करंट एस्टिमेट कितना आ रहा है? हाँ भाई, जरा ऐड करके बताओ बेटा। 290 प्लस 25 कितना आता है सर? बोलो बेटा कितना आ रहा है? 315, सॉरी 275 आएगा बेटा, या 265? क्या आ रहा है जरा चेक करो। मिस ऐड नहीं करना, माइनस करना है। नीचे वाला माइनस है, दिख रहा है आपको? अगर करंट एस्टिमेट ज्यादा हो गया तो डिक्रीज कैसे होगा बेटा? ईशा थोड़ा तो दिमाग लगाओ। डिक्रीज इन प्रोविजन कब होता है? जब करंट एस्टिमेट कम हो और प्रीवियस एस्टिमेट ज्यादा हो, तो माइनस होगा ना दोस्त। 265 इज माई आंसर बेटा। ए सॉरी, बी इज माई आंसर बेटा। हमेशा याद रखना, इंक्रीज डिक्रीज इनकम स्टेटमेंट में जाता है, एसओएफपी में हमेशा करंट एस्टिमेट जाता है। मैंने आपको सोल ट्रेडर पढ़ाते वक्त बताया है। क्या ये क्लियर है हमें? हाँ। आगे है बेटा आखिरी एमसीक्यू। कहता है शिल्पास फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 30 अप्रैल। ऑन 31st मार्च शी रोट ऑफ अ डेट ओड बाय ताहिर एज इररिकवरेबल बेड डेट्स की एंट्री बनानी है बेटा। सर पहला वाला इनकम स्टेटमेंट सर आता ही नहीं है कभी बेड डेट की एंट्री में। सर इनकम स्टेटमेंट वाले सारे कट जाएंगे। सर आंसर इज सी, बेड डेट्स या इररिकवरेबल्स डेबिट और ताहिर क्रेडिट।